Hello students, good afternoon. Students, today we are going to discuss topic number 5, that is commencement of business of a public company. एक पब्लिक कंपनी अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए कौन से स्टेप्स उठाती है, उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, ए पब्लिक कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल विल हैव टू फाइल द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार टू सिक्योर द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी पब्लिक कंपनी ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर होते हैं और जो पब्लिक को शेयर इशू करती है, तो उन पब्लिक कंपनीज को अपना कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट लेने के लिए नीचे दी गई फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी होती हैं। पहली फॉर्मेलिटी है द डिक्लेरेशन दैट शेयर कैपिटल इन कैश हैव बीन अलॉटेड एट लीस्ट अप टू द अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जो भी डायरेक्टर्स होंगे उस कंपनी के, वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि उस कंपनी के 90% एप्लीकेशंस पब्लिक ने लगा दिए हैं। पब्लिक वांट टू परचेज मिनिमम शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, और इसकी डिक्लेरेशन वो रिटर्न में देंगे। यहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है, डायरेक्टर्स गिव्स डिक्लेरेशन दैट टू रजिस्ट्रार दे गेट द मिनिमम सब्सक्रिप्शन वैल्यू एंड वी अलॉटेड द शेयर्स टू पब्लिक। वो इसका डिक्लेरेशन देंगे कि हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव कर लिए हैं, जो भी 90% की रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर ली है, और पब्लिक को शेयर हम अलॉट करने जा रहे हैं। पब्लिक को शेयर हमने अलॉट कर दिए हैं। दूसरा पॉइंट है द डिक्लेरेशन दैट एवरी डायरेक्टर हैज़ पेड इन कैश द एप्लीकेशन सेंड अलॉटमेंट मनी ऑन द शेयर्स अलॉटेड टू देम। वो डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी उनके द्वारा शेयर्स खरीदे गए हैं, उसकी जो भी अमाउंट कंपनी के लिए बनती है वो उन्होंने पेड कर दी है। यानी डायरेक्टर्स का कोई भी अमाउंट कंपनी के लिए ड्यू नहीं होना चाहिए, कंपनी के लिए आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। पहले डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने मिनिमम एप्लीकेशन रिसीव्ड कर ली हैं और शेयर अलॉट कर दिए गए हैं पब्लिक को। दूसरे डिक्लेरेशन देंगे कि उनके द्वारा जो भी शेयर खरीदे गए हैं उसकी उन्होंने पेमेंट कर दी है। और थर्ड पॉइंट है द डिक्लेरेशन दैट नो मनी इज पेंडिंग टू पे बैक टू द एप्लीकेंट्स। और वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि कोई भी अमाउंट अभी बकाया नहीं है जो शेयर होल्डर्स को एप्लीकेंट्स को वापस करनी है। कई बार क्या होता है कि कंपनी 10,000 शेयर बेचना चाहती है, लेकिन कंपनी के पास ख़रीदने वालों की लाइन लग जाती है। कंपनी के शेयर्स 1 लाख ख़रीदने के लिए लोग आ जाते हैं, लेकिन कंपनी मैक्सिमम कितना इशू कर पाएगी? 10,000 शेयर। तो अब 90,000 का जो एडवांस पैसा आ गया, उसके लिए भी वो डिक्लेरेशन देंगे कि उन्होंने जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव की है, जिन लोगों को शेयर अलॉट नहीं किए गए हैं, उनको वो पैसा विद इन ए प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड लौटा दिया गया है। उनका कोई भी अमाउंट अब कंपनी के ऊपर पेंडिंग नहीं है। तो पहले डिक्लेरेशन थी
कि शेयर अलॉट हो गए हैं, एप्लीकेशंस आ गई हैं मिनिमम। दूसरी डिक्लेरेशन थी कि डायरेक्टर्स ने जो भी शेयर खरीद रखे हैं उसकी उन्होंने जो भी अमाउंट थी वो पेड कर दी है। तीसरी डिक्लेरेशन है कि कोई भी एप्लीकेंट ऐसा नहीं है जिसका किसी भी प्रकार का अमाउंट कंपनी के ऊपर पेंडिंग है। चौथी डिक्लेरेशन, द स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन बाय द सेक्रेटरी और वन ऑफ द डायरेक्टर। एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देंगे सेक्रेटरी या कोई एक डायरेक्टर दैट ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स फॉर कमेंसमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड। वो डिक्लेरेशन देंगे कि हमने जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, स्टैट्यूटरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरी कर ली हैं और कंपनी ने कोई भी लीगल औपचारिकता, लीगल फॉर्मेलिटीज़ को अवॉइड नहीं किया, वायलेट नहीं किया। और ये पांचों डिक्लेरेशन देने के बाद द रजिस्ट्रार विल हैव टू चेक द अबव डॉक्यूमेंट्स एंड इफ ही इज सेटिस्फाइड देन he will issue a certificate of commencement of business। यानी रजिस्ट्रार सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद जो भी गिवन है डिक्लेरेशंस में, जो भी गिवन है उनको चेक करने के बाद रजिस्ट्रार सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट बिजनेस इशू कर देगा। यानी अब कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है ये सर्टिफिकेट लेने के बाद। द सर्टिफिकेट एंटाइटल्स द कंपनी टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। ये सर्टिफिकेट एक पावर देता है, एक ताकत देता है, एक शक्ति देता है कंपनी को कि कंपनी अपना बिजनेस अब रन कर सकती है, स्टार्ट कर सकती है। ये आपको स्पेसिमेन दे रखा है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट का। आई हेयर बाई सर्टिफाई दैट, जो भी कंपनी है लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली, इसमें हमेशा लिमिटेड वर्ड होता है क्योंकि पब्लिक कंपनी को ही ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है और प्राइवेट कंपनी को सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ता। उनको इस सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती। सर्टिफिकेट उनको केवल इनकॉर्पोरेशन का लेना होता है, जिसके बाद वो अपना बिजनेस शुरू कर सकती है विदाउट गेटिंग एनी सर्टिफिकेट। तो इसमें आई हियर बाई सर्टिफाई दैट एक्स लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली विच वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ऑन द डे ऑफ दिस डेट हैज़ इट्स डेट फाइल्ड ए स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो भी लास्ट में जो डिक्लेरेशन दी थी डायरेक्टर्स ने कि हमने सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, उसकी बात कर रहे हैं। एंड हैज़ कंपाइल्ड विद द कंडीशन ऑफ सेक्शन 149 इज एंटाइटल्ड टू कमेंस ए बिजनेस। यानी इस सर्टिफिकेट में कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट लिखा हुआ होता है और बताया गया होता है कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देने के बाद ही ये सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ने इशू किया है। गिवन अंडर माई हैंड, इसमें रजिस्ट्रार का नाम होगा। दिस डे ऑफ 2017, जो डेट है वो लिखेंगे यहाँ पे। नीचे कंपनी का सेपरेट नंबर जो होता है, आइडेंटिटी नंबर, कॉरपोरेट आइडेंटिटी नंबर, वो गिवन होगा। बगल में सील ऑफ रजिस्ट्रार होगी, यहाँ पे रजिस्ट्रार अपने नाम की यहाँ पे सील लगाएगा और अपने साइन करेगा और यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी जो भी है उसके बारे में वो बताएगा। तो जो भी वो काम करेगा उसके बारे में वो यहाँ पे जानकारी देगा। तो यहाँ पे कमेंसमेंट ऑफ सर्टिफिकेट लेने के लिए एक पब्लिक कंपनी को पहले डिक्लेरेशन देनी होती है कि वी हैव रिसीव्ड मिनिमम एप्लीकेशंस एंड वी हैव अलॉटेड शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। दूसरी डिक्लेरेशन उन्हें देनी होती है कि दे डोंट हैव एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट, डायरेक्टर्स डोंट हैव एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट फॉर कंपनी एंड दे आर नॉट लाइबल टू पे एनी अमाउंट टू कंपनी फॉर शेयर्स सब्सक्राइब्ड बाय देम। तीसरी डिक्लेरेशन देनी होती है कि they have completed all legal requirements given in the
नो मनी पेंडिंग इज बैक टू एप्लीकेंट्स, कि किसी प्रकार का कोई अमाउंट पेंडिंग कंपनी के ऊपर नहीं है। चौथी डिक्लेरेशन उन्हें देनी होती है कि कंपनी ने सारी लीगल रिक्वायरमेंट, सारी नेसेसरी प्री कंडीशंस पूरी कर ली हैं। तो यहाँ पे ये सारे डिक्लेरेशन देने के बाद डायरेक्ट सर्टिफिकेट इशू कर देगा रजिस्ट्रार उस कंपनी को, जिससे बोला जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन था जो मैंने आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। कई बार क्वेश्चन आता है 3 नंबर में 4 नंबर में, गिव द नेम ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स विच हैव टू बी डिपॉजिटेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप लिखेंगे। पहला डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है MOA। सेकंड डॉक्यूमेंट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जिससे बोला जाता है AOA। तीसरा डॉक्यूमेंट है कंसेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स, यानी प्रपोज्ड डायरेक्टर्स जो भी होंगे वो अपनी सहमति देंगे रिटर्न में। चौथा डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट विद मैनेजिंग डायरेक्टर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स। पांचवा डॉक्यूमेंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। तो ये पांचों डॉक्यूमेंट कंपनी के पास होते हैं और ये पांचों डॉक्यूमेंट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ द मेन डॉक्यूमेंट जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का बर्थ पॉसिबल नहीं है। यानी एक कंपनी का ये मेन एविडेंस होता है जिसके ऊपर कंपनी को इनकॉर्पोरेटेड किया जाता है। तो उसमें लिखा हुआ है द MOA इज़ द प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट ऑफ ए कंपनी। MOA कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है और इट कंटेन्स द पावर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी। और इसमें कंपनी की पावर और कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया हुआ होता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड द स्कोप फॉर द ऑपरेशन ऑफ ए कंपनी। इसमें कंपनी का क्या स्कोप होगा, कंपनी की क्या पावर्स होंगी, कंपनी का दायरा, कंपनी का क्षेत्र क्या होगा, कंपनी का एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या होगा, उसके बारे में बताया होता है। दिस डॉक्यूमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट। इस डॉक्यूमेंट को डॉक्ट्राइन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट भी बोला गया है क्योंकि ये मैनेजमेंट के बाहर की चीज़ों को रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करवाता है। यानी इंटरनल मैनेजमेंट के लिए MOA नहीं होता, एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए MOA होता है। तो इस डॉक्यूमेंट की हेल्प से जितने भी आउटसाइडर्स होते हैं वो कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकते हैं। दिस डॉक्यूमेंट कैन बी अल्टर्ड ओनली आफ्टर फॉलोइंग द नेसेसरी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इस डॉक्यूमेंट में चेंजेज भी पॉसिबल हैं, लेकिन उन चेंजेस को करने के लिए आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को फॉलो करना होगा। दिस डॉक्यूमेंट एस्टैब्लिश ए रिलेशनशिप विद आउटसाइडर्स सच एज सप्लायर्स, गवर्नमेंट, टैक्सेशन अथॉरिटीज़, कस्टमर्स, कंपटीटर्स एट्सेट्रा। इस डॉक्यूमेंट की खास बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट आउटसाइडर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है, कंपनी की रिलेशनशिप है, उसको ये डिफ़ाइन करता है कि किस टाइप की आपके साथ उन आउटसाइडर्स की रिलेशनशिप है। आउटसाइडर्स कभी भी कंपनी के पार्ट नहीं होते हैं, दे आर द एक्सटर्नल ऑफ कंपनी। तो उनमें सप्लायर्स आता है, गवर्नमेंट आती है, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ आती हैं, कस्टमर्स आते हैं, कंपटीटर्स आते हैं। तो ये लोगों के लिए कैसे रूल्स बनाने हैं, कैसे मतलब उनको एक तरीके से उनके साथ जुड़ना है, कैसे अपने आप को वहाँ पे कनेक्ट करना है, उनके साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करता है ये डॉक्यूमेंट। द MOA इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट विच विल बी नोन एज क्लोज। MOA को 6 क्लोज में डिवाइड किया गया है, 6 हिस्सों में बांटा गया है और इन्हें क्लोज के नाम से बोला गया है।
क्लोज नंबर 1, नेम क्लोज, कि कंपनी का नेम क्लोज कंपनी के नेम को डिफाइन करेगा। पहला क्लोज है नेम क्लोज। दिस क्लोज कंटेन्स द नेम ऑफ द कंपनी विद विच द कंपनी विल बी नोन, यानी ये क्लोज कंपनी के नेम को प्रदर्शित करेगा जिस नाम से कंपनी को जाना जाएगा। दिस नेम हैज़ ऑलरेडी बीन अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इस नेम को कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है वहाँ पे उसका रजिस्ट्रार इस नेम को अप्रूव करता है जो आपने प्रमोशन में अप्रूव करवाया था। फिर उस नेम से ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है इन द स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड वाइल सेलेक्टिंग द नेम ऑफ कंपनी। जब भी कंपनी का नाम चूज किया जाता है तो आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स को, बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, द नेम शुड नॉट बी आइडेंटिकल एंड नॉट रिसेंबल विद द नेम ऑफ एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, कि कोई भी नाम आप चूज कर रहे हैं वो नाम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए और ना ही किसी कंपनी के नेम को एल्टर करके, रिसेंबल करके होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडिया लिमिटेड, तो आप रिलायंस राजस्थान लिमिटेड नहीं रख सकते, रिलायंस मोबाइल लिमिटेड नहीं रख सकते, रिलायंस कंप्यूटर लिमिटेड नहीं रख सकते, क्योंकि रिलायंस इज़ ए सेपरेट आइडेंटिटी एंड उसके नाम के इस जैसी कोई भी आइडेंटिकल कंपनी नहीं होनी चाहिए और आप ना ही उस नेम को रिसेंबल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो यूनिक हो और आपका खुद का बनाया हुआ हो, रिसेंबल किया गया ना हो। नंबर 2, द नेम शुड नॉट बी मिसलीडिंग। नेम आपका ऐसा होना चाहिए जो लोगों को मिसलीड ना करे, द नेम शुड नॉट बी ऑब्जेक्शनेबल। कंपनी का नाम ऑब्जेक्शनेबल नहीं होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना करे, कोई प्राइवेट अथॉरिटी उसके ऑब्जेक्शन ना करे, कोई सोसाइटी का पार्ट उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ना करे। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो अनऑब्जेक्शनेबल हो। द नेम मस्ट नॉट कैरी द वर्ड्स कोऑपरेटिव। कंपनी के नेम में कभी भी कोऑपरेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और ए लोकल अथॉरिटी। कंपनी का जो नाम है उसका किसी भी लोकल अथॉरिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। द नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, कि नाम के साथ लिमिटेड वर्ड का या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। एक चीज़ और, कंपनी अपने नाम में ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करेगी जो वर्ड्स गवर्नमेंट ने या हमारे देश की सरकार ने या किसी हमारे गवर्नमेंट की किसी बॉडी ने अपने लिए रिजर्व रख रखे हैं, तो उन नामों को आप कंपनी के नाम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। अल्ट्रेशन इन नेम क्लोज, कंपनी के नाम में चेंज पॉसिबल है या नहीं है, तो इसमें चेंज पॉसिबल है, लेकिन एक कंपनी को ये नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा। एक कंपनी कैन चेंज इट्स नेम बाय पासिंग ए स्पेशल रिजोल्यूशन इन एनुअल जनरल मीटिंग विद रिटन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी सबसे पहले शेयर होल्डर्स एक मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में 75% या 67% मेजॉरिटी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे और स्पेशल रिजोल्यूशन के साथ ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेंगे एक लेटर के साथ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर वहाँ पे नाम चेंज हो सकता है। अदरवाइज़ इन दोनों में कोई भी अगर कंडीशन पूरी नहीं होती तो कंपनी का नाम चेंज नहीं हो सकता। तो किसी भी कंपनी का नाम चेंज करने के लिए नेम क्लोज में
चेंजेज ज़रूरी हैं। नेम क्लॉज में चेंजेस कैसे होंगे? जब आप एक एसआर पास करोगे और गवर्नमेंट की अप्रूवल लोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लोगे। तो ये था क्लोज 1। क्लोज 2 सिचुएशन क्लोज। ये कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को इंक्लूड करता है। इस क्लोज में कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है उसका कंप्लीट एड्रेस इसमें लिखा हुआ होगा। दिस क्लोज contain the name of state in which the registered office of a company is proposed to be situated। इसमें उस स्थान का नाम होगा जहाँ पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज नॉट रिक्वायर्ड इन एट दिस स्टेज बट इट मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। अगर आपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड नहीं किया है तो आप वो रजिस्टर्ड ऑफिस 30 दिन के अंदर जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसके 30 दिन के अंदर डिसाइड कर सकते हैं। अल्टरेशन ऑफ सिचुएशन क्लोज। सिचुएशन क्लोज में चेंजेज। केस नंबर 1, इफ़ हेड ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सिचुएशन क्लोज में क्या चेंजेस पॉसिबल हैं? क्या आपने रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस गिवन है क्या उसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं? तो केस नंबर 1 में परिवर्तन कर सकते हैं, बट पहली कंडीशन है कि हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एसआर पास करोगे। एसआर मीन्स स्पेशल रिजोल्यूशन जिसमें 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी हो, 2/3 या 3/4 मेजॉरिटी हो शेयर होल्डर्स की। इसके पक्ष में 3/4 या 2/3 लोग अपना वोट डालते हों तो यहाँ पे आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस चेंज करवा सकते हैं। इफ़ हेड ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो जिसके लिए आपको एसआर पास करना होगा और साथ में रजिस्ट्रार ऑफ बोथ स्टेट्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सपोज़ आपका स्टेट पहले राजस्थान था, अब आपने अपना स्टेट चेंज करके हरियाणा कर लिया। हरियाणा के किसी गांव में या हरियाणा के किसी शहर में आपने अपना ऑफिस डाल लिया। सपोज़ अलवर से आपने महेंद्रगढ़ ऑफिस डाल लिया, तो अलवर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जबकि महेंद्रगढ़ हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे स्टेट चेंज हो गए। तो यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एसआर पास करना पड़ेगा। जितने भी आपकी कंपनी में शेयर होल्डर्स हैं उनको आप बुलाओगे और जितने भी मीटिंग में प्रेजेंट होंगे उसमें 3/4 या 2/3 अपनी सहमति देंगे ऑफिस को चेंज करने की। अगर सहमति मिल जाती है तो फिर आगे दोनों स्टेट्स के जो रजिस्ट्रार हैं उनको इससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि हम अपना ऑफिस अलवर से महेंद्रगढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। केस नंबर 2, इफ़ हेड ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी ऑफ सेम स्टेट। अगर हेड ऑफिस एक सिटी से दूसरी सिटी में सेम स्टेट में शिफ्ट किया जाए, यानी अगर महेंद्रगढ़ के नारनौल से महेंद्रगढ़ की अटेली मंडी में अगर आप अपना हेड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो तो दोनों ही सेम स्टेट में हैं, या फिर मैं कहूँ कि महेंद्रगढ़ से आप गुड़गांव में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एसआर पास करवाना होगा और उस स्टेट की यानी हरियाणा स्टेट का जो भी रजिस्ट्रार होगा उससे आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तीसरा केस, इफ़ हेड ऑफिस शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर लोकेलिटी ऑफ द सेम सिटी और स्टेट। अगर एक लोकेलिटी में ही हेड ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है, सपोज महेंद्रगढ़ के नारनौल से अटेली मंडी में ऑफिस शिफ्ट किया जा रहा है, तो आपको केवल और केवल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन जिसमें 51% और मोर देन मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, केवल 51% अगर शेयर होल्डर बोल देंगे कि हाँ ऑफिस शिफ्ट करेंगे तो फिर ये ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सेम लोकेलिटी में होना चाहिए, सेम सिटी में होना चाहिए, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी में। फॉर एग्जांपल महेंद्रगढ़ के सतनाली चौक से महेंद्रगढ़ के सब्जी मंडी रोड पे अपना ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, तो वहाँ से आपको केवल और केवल शेयर होल्डर्स की मेजॉरिटी में परमिशन लेनी है, अप्रूवल लेनी है बाय पासिंग ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। तो यहाँ तक आप
अगर आप अपना ऑफिस रजिस्टर चेंज करना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, इट वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, कल हम इसको जूम मीटिंग में भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।